नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है और इसी बीच ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी यूपी निर्वाचन विभाग के प्रमुख नवदीप रिंडवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेयर की। कहा, अगर किसी को भी ड्राफ्ट लिस्ट देखनी है तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पूरा ब्यौरा रखा, कितने वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं और कितने के जुड़े हैं। नवदीप रिंडवा ने बताया कि 2.89 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की साजिश चल रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी को बर्बाद करने की कगार पर छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में एसआईआर के पीछे एनआरसी का कोई खेल है या ये सिर्फ अखिलेश यादव की बौखलाहट है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एसआईआर के पीछे क्या सच में एनआरसी छुपा हुआ है? देखिए, एनआरसी लागू करने की साजिश, ये पूरा सेंटेंस अगर अखिलेश यादव बोलते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। एनआरसी कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए साजिश की जा सकती है? एनआरसी का मतलब क्या होता है? नेशनल सिटीजन रजिस्टर। कोई भी देश जिसका नागरिक होता है उन नागरिकों का रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। जो नागरिक नहीं है उस रजिस्टर से बाहर होगा, यानी कि वो फॉरेनर है, वो बाहर का व्यक्ति है। फिर उसकी जांच होगी कि वो विदेशी व्यक्ति आया हुआ है तो वो शरणार्थी है या फिर घुसपैठिया है। ये दोनों में अंतर है। शरणार्थी वो होता है जो शरण लेने के लिए लीगल रूट से आता है और सरकार उसके लिए रिफ्यूजी कैंप यानी शरणार्थी शिविर की व्यवस्था करती है। सरकार को यह पता होता है कि इतने लोगों को हमने शरण दिया है तो कितने सालों तक अगर यहां रहेंगे तो उनको कुछ सुविधाएं दी जाएगी, वोटर अधिकार नहीं दिया जाएगा, नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हां, अगर वो लंबे समय तक यहां रहे हैं, उनकी परिस्थितियां देखी गई और उन परिस्थितियों में ऐसा लगा कि उनकी वापसी की संभावना नहीं और हमारे देश में उनके लिए अनुकूल समय है, अनुकूल परिस्थितियां है, तो उसे हम वापस कर सकते हैं। इसी के लिए सीए लाया गया था। जैसे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, वहां से मुसलमान आता है, वो क्या सोचकर आता है? मुसलमान जो बांग्लादेश से यहां आया वो अलग अलग रीजन से आया है। कुछ लोग भागकर यहां आया कि वहां पर भूखमरी की स्थिति है तो यहां कुछ रोजगार मिल जाएंगे। कुछ लोग भाग कर आया कि भारत में सुविधाएं बेहतर है बांग्लादेश की अपेक्षा, यहां भागकर चले आओ। ये प्रताड़ित होकर नहीं, वहां उस देश की परिस्थितियों के अनुसार वो बेहतर सुविधाओं के लिए जाता है। जैसे कि अगर इलीगल रूट का इस्तेमाल करके एशियाई प्रायद्वीप के बहुत सारे देशों के लोग, भारत से भी निकलकर कई राज्यों के लोग हैं जो अमेरिका चला जाता है, जिसको डंकी रूट कहते हैं, गलत तरीके का इस्तेमाल किया। यहाँ से अरब की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, ईरान से होता हुआ, फिर लैटिन अमेरिका होता हुआ वो नाव से चढ़कर किसी तरह से अमेरिका में एंट्री करता है। लेकिन वो इलीगल रूट है, वहाँ वो न शरणार्थी बनकर गया है और न ही वहाँ लीगल तरीके से कोई काम करने गया है, कानूनी तरीके से गया है। अगर वहाँ गलत तरीके से गया है और वहाँ अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है तो जब भी वो पकड़ा जाएगा उसे वापस भेजा जाएगा। अब अगर हमारे देश में ये समस्या बढ़ रही है, जैसे हम लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो एक जिहादी मुल्क है, ये मुसलमानों का शासन है, इस्लामिक स्टेट है, इन जगहों पर हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, सिखों को, बौद्ध को, जैन को जो वहाँ है उसे प्रताड़ित किया जाता है। बांग्लादेश में अभी भी हर रोज हिंदुओं की हत्या हो रही है। किसी व्यापारी को आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उन जगहों पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उसको हमने शरण दिया भारत के अंदर, वो शरणार्थी बने क्योंकि वहां प्रताड़ित हो रहे थे। और उसके बाद हमने सोचा नहीं, इनको सुविधा दी जानी चाहिए, तो नागरिकता के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया सीएए में और फिर उन्हें भारत की नागरिकता देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई गई, वो भारत में रह सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में ये जो जिहादी भागकर यहाँ आता है, कूड़ा बिनता है, कहता है कूड़े बिनेंगे लेकिन भारत में ही रहेंगे,
ये इलीगल रूट का इस्तेमाल किया है कि वो शरणार्थी भी नहीं है, वो घुसपैठिया है, हमने शरण नहीं दिया, उसने गलत तरीके का इस्तेमाल किया। अब अखिलेश यादव ये बताएं कि अगर एनआरसी तैयार होता है, नेशनल सिटीजन रजिस्टर, तो उसमें नागरिकों की लिस्ट होगी, नागरिकों की सूची होगी, और उस रजिस्टर से जो बाहर आएगा वो साबित करना उसको पड़ेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में कि आप यहां शरणार्थी बन के आए, आप यहां टूरिस्ट वीजा पर आए, आप यहां वीजा एक्सटेंड नहीं करवा पाए, या आप यहां घुसपैठिए बनकर आए। अगर किसी के पास वीजा है भारत का, वो यहां आया और आने के बाद यहां रुक गया, वीजा एक्सपायर हो गया, तो वो इलीगल है, लेकिन फिर भी जब पकड़ा जाएगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा उस देश में। लेकिन ये अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए कि ये एनआरसी का इस्तेमाल किया जाने के लिए ये पीछे से खेल चल रहा है एसआईआर में। तो क्या समझते हो, भारत में कोई भी ऐरा गहरा इधर उधर से आकर बस जाएगा और उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, और वो एक विशेष उद्देश्य से, यानी कि भारत में किस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां सत्ता में बनी रहे, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी करेगा और उसको छूट दे दी जाएगी। अखिलेश यादव तो यही चाहते हैं। वो कह रहे हैं घुसपैठियों को भगाओ और ये गलत है, वो कह रहे हैं कि एनआरसी लाया जा रहा है, वो गलत है। एनआरसी गलत कैसे हो सकता है? उसके लिए सरकार को साजिश करने की क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ के एक एक व्यक्ति मानता है कि भारत में एनआरसी होना चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए उन घुसपैठियों को देश की सीमा से बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे भी पॉपुलेशन हमारे देश का कम नहीं है, हम यूरोप के कुछ उन चंद देशों जैसे नहीं हैं जहां प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है कि नहीं 2, 3, 4, 5 बच्चे पैदा करो। यहाँ तो हम ऐसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से गुजर रहे हैं, और एक वर्ग विशेष यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने के नाम पर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि हिंदू के मध्य वर्ग तो समझ चुका है, लेकिन वो समझता ही नहीं है। उनके लिए ये अल्लाह की देन है, इसलिए ये धीरे 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 पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी की जरूरत होती, और उसमें जब हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, वोटर ज़्यादा होगा, तो फिर हमारी सरकारें आएगी। ये पूरा दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि ये जिहादी मुल्क तो है नहीं कि सत्ता कोई तानाशाह के हाथों में चली जाएगी। तो अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जिसमें से ये कहा गया कि 2,89,00,000 वोटर अभी हटाए गए हैं ड्राफ्ट रोल में। अब ड्राफ्ट लिस्ट में अगर 2,89,00,000 वोटर हटाए गए हैं, तो वो वोटर हैं जो या तो परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं, या वो है जिनकी मौत हो चुकी है, सबसे ज्यादा वही लोग हैं, या वो लोग हैं जो कि रिपीटेड वोटर हैं, 2-2, 3-3 विधानसभाओं में जिसका नाम है, या वो लोग हैं जिनके फर्जी तरीके से नाम जुड़वाया गया था और उनका नाम अब एसआईआर में काटा गया है। अब अखिलेश यादव की समस्या किस बात को लेकर है? इसी बात को लेकर कि 2,89,00,000 वोटर, अगर हम मान लेते हैं कि 404 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह से ये एक लगभग समान डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, तो भी इनके लिए समस्या हो जाएगी। 50,000, 40,000 वोट एक एक विधानसभा में कट रहे हैं। तो इनका जो सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर आता है अभी भी, जो अभी विधानसभा में है, वो सबसे ज़्यादा विधायक जीतकर कहाँ से आता है, किन क्षेत्रों से आता है? क्योंकि इनका पूरा आधार जो चुनाव लड़ने का है वो मुसलमानों को अपने साथ रखो, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी मायावती ने 51 से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट बनाए, लेकिन मुसलमानों का वोट उनको 3% मिला, और अखिलेश यादव ने मुसलमानों का वोट लिए, जो 35 के करीब टिकट दिए थे, और मुसलमानों का 90% से ज़्यादा वोट अखिलेश यादव की पार्टी को मिले। कांग्रेस तो साफ ही है। तो ऐसी स्थिति में इनको सबसे ज़्यादा जीत मिलती है मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में। पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जितने इनके मुस्लिम विधायक 32 के करीब है, उसमें से 23 से ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ये सारे विधायक मुस्लिम विधायक, ये मुस्लिम विधायक किस इलाके में जीत कर आते हैं? जहाँ मुसलमानों का वोट ज़्यादा है। संभल जैसे इलाकों में जहाँ 85%
मुसलमान हो चुका है, वहां ये खानदानी तौर पर वर्ग परिवार का गढ़ माना जा रहा है। अब इन जगहों में सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि हमें 53 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर, जहां से हमारे लोग जीत कर आए हैं, 53 विधायकों का तो खेल खत्म हो गया। ये जो डेमोग्राफी चेंज कर करके हमने फर्जी वोट बनवाए थे, वो सब तो चला गया। तो ऐसे स्थितियों में ये जो बुर्का गैंग 4 बार वोट देता था, ये जो मुसलमान नानी का, नाना का, खाला का, यहाँ का, वहाँ का, सबका वोट, एक घर में 35-35 वोटर बने हुए हैं, इन सब का वोट तो कट गया। तो इनको समस्या यही हो रही है कि 53-54 सीटें इनकी ऐसी है जहाँ ये जीतने की संभावना इनकी ज़्यादा रहती थी, वो सीटें ये हार रहे हैं। इनके 53-54 विधायक ऐसे ही निपट गए बिना चुनाव के, SIR की प्रक्रिया से। तो ये बौखलाहट उसी तरह से है जैसे ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में है। अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि आगे जो चुनावों के लिए कि 2027 में हम कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने बेहतर प्रदर्शन किया। अब इनको जो लग रहा था वो सपना टूट रहा है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया जो हो रही है वो फोकस हटाने के लिए है, ताकि ये मुद्दे लोगों को दिखाई ना दे कि बेरोजगारी किस तरीके से खराब होते जा रही है यूपी में, या फिर SIR की प्रक्रिया से महिलाओं पर फोकस हट चुका है और जो भी काम होते हैं यूपी में वो सारे हट चुके हैं। अगर इनको लगता है कि काम की बात होनी चाहिए तो काम की बात कर लें, डेवलपमेंट इंडेक्स देख लें, इन्वेस्टमेंट देख लें, यूपी में जो काम हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर लें। ये डेवलपमेंट की बात करने वाली पार्टी है ही नहीं। समाजवादी पार्टी इतने सालों से सरकार में रही, ये डेवलपमेंट की बात करती है। लालू यादव हों या मुलायम सिंह यादव थे, ये सारे लोगों को जब बात की गई थी, कई ऐसे किस्से कहानियां हैं इन लोगों के बारे में। लालू यादव ने भी कहा था कि विकास से वोट नहीं पड़ता। वोट कैसे पड़ता है? लोगों के दिमाग में घुसो, जातियों में बांटो, अपना बेस बनाओ। मुलायम सिंह यादव ने भी यही किया। इनको लगा कि मुसलमानों को कांग्रेस से छीनना है तो क्या कर सकते हैं हम, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि गोली ही चलवा दो, हिंदुओं की हत्या करवा दो। मुसलमान अपने आप गोद में आकर बैठ गए। उसके बाद कांग्रेस का बेस, मुस्लिम बेस उत्तर प्रदेश में खत्म, समाजवादी पार्टी में सारे मुसलमान आ गए। अब ऐसी स्थितियां पैदा करके ही ये चुनाव जीत सकते हैं। डेवलपमेंट की बात ये छोड़ दें, विकास की बात ये कर नहीं सकते। मुद्दे कौन से डाइवर्ट किए जाने हैं? अगर लोगों को विकास चाहिए होगा तो विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। और ये यूनिवर्सल शब्द है, प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, चाहे अमेरिका के उदाहरण ले ले, कि यूनिवर्सल समस्या उसके पास नहीं। वहाँ बेरोजगारी की बात भी होती है, वहाँ महंगाई की बात भी होती है, वहाँ डेवलपमेंट की बात होती है। ये दुनिया में हर जगह विपक्ष का एक ही बात होता है, लेकिन वो ना आंकड़े पेश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं दिखा कि पूर्वांचल से 1 लाख लोग इकट्ठा होकर आए कि नहीं हम बेरोजगार हैं, प्रदर्शन करने के लिए आ गए। युवा प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर आ गया है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अखिलेश यादव के यहाँ पे है, क्योंकि ये बेरोजगारी अपने आप को समझते हैं, बेरोजगार समझते हैं तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके पास नहीं है। ये पूरा परिवार जो कि विधायक, सांसद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ये पूरा कुनबा अपना रोजगार लगा हुआ है, पॉलिटिक्स का, ये बिजनेस कर रहा है, राजनीति का, और दूसरे की बेरोजगारी पर बात करता है। तो इसलिए इसकी समस्या यही है कि जो 53-54 सीटों पर ये SIR के कारण डेमोग्राफी चेंज कर रहा था, वो उल्टा पड़ गया है, जिसके कारण अभी बौखलाहट सामने आ रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे और फाइनल वोटर लिस्ट आएगा, उसके बीच ये ऐसे ही हतोत्साहित हो जाएगा, परेशानी और बढ़ने वाली है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर SIR प्रक्रिया के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने का काम किया है, और यही कहा है कि आगे भी करते रहेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो NRC की साजिश की बात हो, वोट काटने की मिली भगत का आरोप हो, या फिर सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या जैसे तीखे तंज कसना हो। लेकिन फिर भी जनता के आगे अखिलेश यादव की ये रणनीति का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा तुष्टीकरण की राजनीति एक्सपोज हो गई है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।